नमस्कार विद्यार्थियों। विवेकानंद एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। विद्यार्थियों, हिंदी विषय में अपने अभी जो चर्चा का विषय चल रहा है, अपना जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है वर्ण विचार। पीछे के वीडियो में हमने चर्चा की थी वर्ण क्या होते हैं, वर्ण की परिभाषा को समझा। इसके बाद में वर्ण के भेद पढ़ने शुरू किए थे। वर्ण के दो भेद बताए गए थे, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। पीछे की वीडियो में हमने स्वर के बारे में अध्ययन किया, स्वर की परिभाषा को समझा, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो विद्यार्थियों, जैसा कि इस वीडियो में आपको सबसे ऊपर परिभाषा लिखी हुई दिखाई दे रही है, जो व्यंजन की परिभाषा है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। विद्यार्थियों, हमने पीछे स्वर की जब परिभाषा का अध्ययन किया तो उसमें हमने पढ़ा था कि वे वर्ण या वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण निर्बाध होता है, वो वर्ण या वो ध्वनियाँ स्वर कहलाती। और व्यंजन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे वर्ण या ऐसी ध्वनि जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, जिनके उच्चारण के लिए हमें अन्य वर्णों की या कहे तो अन्य ध्वनियों की, विशेष रूप से स्वर की सहायता के बगैर हम व्यंजन का कभी उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो स्वर की सहायता से हम जिस वर्ण का या जिस ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं, वो ध्वनि या वो वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। विद्यार्थियों, व्यंजन कुल होते हैं 33, स्वर होते हैं 11, जिसके हमने उसके अलग अलग भाग किए थे कि 4 होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं, 7 है वो 11 स्वर होते हैं। आप थोड़ा याद कीजिए, मैंने आपको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के दूसरे नाम भी बताए थे, आप याद करना, देखना आपको अभी तक याद है या नहीं। तो इसी तरह से व्यंजन कुल होते हैं 33, इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया। जिस तरह से स्वर को 2 भागों में बांटा गया था ना, उच्चारण अवधि के आधार पर, उसी तरह से व्यंजन को भी अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। तो व्यंजन को कुल जो 33 व्यंजन है, इनको 3 भागों में बांटा गया। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थायी व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में चर्चा करते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। देखो, स्पर्श का अर्थ होता है छूना या स्पर्श करना। हम किसी को छूते हैं या किसी को स्पर्श करते हैं। इसी तरह से इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया, यही बात हमें समझनी है। तो इसकी परिभाषा जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, इसमें लिखा हुआ है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है। विद्यार्थियों, मैंने आपको स्वर के अध्ययन के दौरान बताया था, आप पीछे के वीडियो में भी देखना, कि अपने मुख के जो अंग हैं जिनसे अपनी श्वास वायु टकराती है, तब इन वर्णों की उत्पत्ति होती। उन अंगों के नाम बताए थे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिक। ये होते हैं अंग। तो स्पर्श व्यंजन में क्या बताया जा रहा है कि जिस ध्वनि का हम उच्चारण करते समय अपनी जो श्वास वायु मुख से बाहर निकल रही है ना, वो ये जो मैंने अभी अंगों के नाम बताए आपको, इनमें से किसी न किसी अंग से टकरा रही है, उनको स्पर्श कर रही है,
अर्थात उनको छू रही है, इसलिए इनका नाम रखा गया है स्पर्श व्यंजन। समझ में आया होगा। इनकी कुल संख्या होती है 25। टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं ना। 33 में से 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है। पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और पांचवा है प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो इस तरह से कुल हो गए ये 25 वर्ण। कितने व्यंजन बन गए इसमें? 25 व्यंजन बन गए। इनके उच्चारण तो आपको आते ही होंगे, इनका उच्चारण करके देखना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, वो है पहले वर्ग में। ये मैं आपको उच्चारण करके बता देता हूँ। हम जब स्कूल में सीखते हैं उसमें, और जो व्याकरण की जो दृष्टि से देखें, इनका उच्चारण इनमें थोड़ी सी भिन्नता है। पहले वर्ग में जो 5 व्यंजन हैं, इनका उच्चारण है क, ख, ग, घ, घ। हम लास्ट में जब सीखते हैं तब हम यहाँ पर हड़े सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर हड़े यहाँ पर नहीं होता है व्याकरण की दृष्टि से। यहाँ पर होता है ग, नाक से बोले जाने वाला। इनका प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है ना, अंतिम लास्ट अक्षर या लास्ट वर्ण बोले, ये नासिक वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि ये नाक से बोले जाते हैं। क, ख, ग, घ, ग। इसी तरह से च, छ, ज, झ, ञ। इसी तरह से ट वर्ग का अंतिम वर्ण हण, नाक से बोला जाएगा। त वर्ग का अंतिम वर्ण न, नाक से बोला जाएगा। प वर्ग का अंतिम वर्ण मैं, ये भी नाक से बोला जाएगा। इन्हें नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं या नासिक वर्ण कहते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से जब हम इनका अध्ययन करेंगे तब आपको ये चीज़ें और सीखने को मिलेगी। अच्छा, अब हम देखो स्पर्श व्यंजन के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं कि इनका नाम स्पर्श व्यंजन क्यों बताया गया। क्योंकि इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो अपने मुख के किसी न किसी भाग से, किसी न किसी अवयव से ये स्पर्श करते हैं, इसलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन है। और एक बात और बताऊं आपको मैं, स्पर्श व्यंजन संस्कृत भाषा में कहा गया है। संस्कृत भाषा में अगर इनका अध्ययन करें तो इनका नाम है स्पर्श व्यंजन। और हिंदी में इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इसके अलावा हिंदी में इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा गया है। मैंने ये देखो, ये किनारे पे नाम भी लिख रखा है, वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये वर्गों में बंटे हुए हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्गों में बंटे होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, स्पर्श व्यंजन कुल होते हैं 25। 33 व्यंजन होते हैं, 33 में से 25 व्यंजन हमने अध्ययन कर लिए। अब आगे चलते हैं। आगे है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। ये व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। अंतःस्थ, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। अंतः का शाब्दिक अर्थ होता है अंत, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और स्थ का अर्थ होता है स्थान। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई कि जो ध्वनियां स्थान के अंत से बोली जाती, अपने जो स्थान बताए ना, मुख में जो अंग बताए थे मैंने, तो इनका जो अंतिम छोर होता है, वहां से जिस वर्ण की उत्पत्ति होती है, उस वर्ण को या उस व्यंजन को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये जो 4 व्यंजन हैं, इन व्यंजनों की उत्पत्ति अपने मुख के अवयव हैं, उनके अंतिम स्थान से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा इसके बारे में और बताया गया है कि
इनका उच्चारण व्यंजन तथा स्वरों के मध्य वर्ती जैसा जान पड़ता है। ऐसा लगता है कि इनका उच्चारण है वो स्वरों और व्यंजनों के बीच से हो रहा है, दोनों के बीच में है, इसलिए इनका नाम बना है अंतःस्थ व्यंजन, यानी दोनों के बीच में स्थित। इन्हें 3 भागों में बांटा गया। अंतःस्थ व्यंजन है ना, इन्हें 3 भागों में बांटा गया। 4 व्यंजन है, इन चारों व्यंजनों को 3 भागों में। पहला इसका भाग है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर क्यों कहा गया है? अर्ध स्वर में आते हैं ये और वे। इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों की भांति होता है। जिस तरह से हम स्वर का उच्चारण करते हैं उसी तरह से ये और वे का उच्चारण होता है। स्वर से समानता होने के कारण इन्हें अर्ध स्वर, आधा स्वर कहा गया। पूर्ण स्वर नाम ने देकर के इन्हें आधा स्वर नाम दे दी, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। इसके अलावा अर्ध स्वरों के बारे में और क्या बताया गया है कि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो अपने मुख के जो अंग हैं, तालु, दंत और ओष्ठ, ये क्या करते हैं? श्वास वायु को रोकने का प्रयत्न तो करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते हैं। ये कोई विशेष बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतःस्थ व्यंजन का दूसरा जो भेद है वो है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित, इसमें एक ही वर्ण आता है, वो है रे। अब देखो प्रकंपित, प्रकंपित में प्र प्लस कंपित 2 शब्द है। प्र का अर्थ होता है अग्र यानी आगे, और कंपित का अर्थ होता है कंपन होना। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि जिस ध्वनि के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कंपन करता है। रे का जब हम उच्चारण करते हैं तो अपनी जीभ आगे से कंपन करती सी लगती है। आप उच्चारण करके देखिए, ये जो व्यंजन है ना, इनके साथ में उच्चारण करते रहो आप, ताकि आपका अभ्यास हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशा। आप जितना बार बार अभ्यास करोगे उतना ही अधिक आप सीख पाओगे। तो इस वर्ण के उच्चारण के समय क्या होता है, अपनी जीभ है ना, वो आगे से ऊपर उठती है और कांपती है, इसलिए जीभ का अग्रभाग कंपन करता है ना, इसके कारण इन्हें प्रकंपित व्यंजन कहा गया है। इसके अलावा इसका नाम दूसरा है, वो है लुंठित। लुंठित का अर्थ होता है लुढ़कना। लुढ़कना क्यों कहा गया है? क्योंकि इस वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ है वो अपने आगे के भाग से कंपन करती हुई ऐसे लग रही है कि इस ध्वनि को आगे लुढ़का रही है, ऐसा लग रहा है वो नीचे की ओर धकेल रही है ध्वनि को, इसलिए इसका नाम है प्रकंपित। और दूसरा नाम है वो है लुंठित। अब हम चर्चा करते हैं अंतःस्थ व्यंजन का जो तीसरा भेद बन रहा है वो है पार्श्विक। पार्श्विक वर्ण भी एक ही होता है और वो होता है लय। इसका नाम पार्श्विक क्यों रखा गया, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। पार्श्विक का अर्थ होता है पास, समीप। तो इसकी परिभाषा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई भी दे रही है, इसमें लिखा है मैंने कि जीभ का अग्रभाग अवरोधक। तो आप विद्यार्थी ध्यान से सुनना, इसकी परिभाषा ऐसी होती है कि जिस ध्वनि के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग श्वास वायु के मार्ग को रोकने का कार्य करता है। इस वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं, देखो रे में जब उच्चारण करते हैं तो जीभ वो आगे ढकेलती है, लेकिन लय का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ आगे से ऊपर उठ करके उसको रोकने का प्रयत्न करती है कि नहीं, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के। इसलिए वो अपने पास ही रखना चाहती है, इसलिए इसका नाम है पार्श्विक।
और कोई कंफ्यूज नहीं है इसमें। अब हम व्यंजन, देखो हमने 25 स्पर्श व्यंजन पढ़ लिए और 4 पढ़ लिए अंतःस्थ। 25 और 4 29, टोटल होते हैं 33। 33 में से 29 हमने पढ़ लिए, पीछे बचे हैं 4, और वो 4 है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स, है। इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहा गया, सबसे पहले इस पर हम चर्चा करते हैं। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है ऊष्मा, अर्थात गर्मी। तो इसकी परिभाषा जैसे मैंने लिख रखी है कि ध्वनियों के उच्चारण में ऊष्मा उत्पन्न होना। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में ऊष्मा पैदा होती है, अर्थात घर्षण पैदा होता है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये जब चारों व्यंजन हम जब उच्चारित करते हैं या जब हम बोलते हैं ना, अपने मुख में गर्म हवा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन नाम दिया गया। ये संख्या में 4 होते हैं, श है। इनकी विस्तृत चर्चा है, वो हम आगे कभी कक्षाओं में उपस्थिति में करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से आपकी समझ में नहीं आ सकती है। तो इस तरह से नीचे विशेष बात लिखी है मैंने कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं 44, 11 स्वर और 33 व्यंजन। ध्यान से देखना, हिंदी वर्णमाला में कहाँ पर होते हैं 44 वर्ण, हिंदी वर्णमाला में। लेकिन देवनागरी लिपि, हमने कल भी चर्चा की थी कि अपनी भारत की जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। तो अपनी देवनागरी लिपि में कुल वर्ण कितने स्वीकार किए गए, 52। हिंदी वर्णमाला में तो 44 और देवनागरी लिपि में शामिल किए हैं 52। 52 कौन से, 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 11 और 33 हो गए 44, 4 हो गए संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं, क्षत्रज्ञ श्र। इसके अलावा 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त, उठना और वापस नीचे गिरना, उत्क्षिप्त का अर्थ होता है ये। उत्क्षिप्त में होते हैं हड़े और ढ। देखो आप ट वर्ग में देखो एक बार वापस, इस ढ में नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है, और क वर्ग में मैंने ग लेकर बिंदी ऊपर लगाई है। जब नीचे बिंदी लगती है तो ये हड़ बनता है, ढ के नीचे बिंदी लगती है तब ये फिर ढ बनता है। तो ये ढ ये आता है उत्क्षिप्त व्यंजन में। और 2 होती है अयोगवाह ध्वनियाँ, जो होती है अंग और अह, जिन्हें हम स्वर में साथ में पढ़ते हैं। इस तरह से कुल देवनागरी लिपि में जो वर्ण हैं वो हो गए 52। विद्यार्थियों, वर्ण विचार में हम इतना अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित जो भी आपको गृह कार्य दिया जा रहा है वो साथ साथ करते रहें और बार बार अभ्यास करें। जय हिंद, जय भारत।